फलसफा दुनिया का कुछ ऐसा है दोस्तों कि कुछ आदमियों ने मिलकर के इस पूरी धरती पर नियंत्रण कर लिया है और इस धरती के मानवों को अपनी सुविधा के अनुसार, अपने तर्कों के अनुसार और अपने हितों को साधते हुए विभिन्न भागों में, भौगोलिक क्षेत्रों में बांट करके रख दिया है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, तो अभिवादन स्वीकार करिए अपने दोस्त रसल रघुवंशी का। रविवार की इस चर्चा में है जिसका कि विषय आपने पहले देख ही लिया होगा, कहीं हम मानव बम तो नहीं। कहीं हम मानव बम तो नहीं, इस विषय को मैंने क्यों लिया, इसे तो आप समझ ही गए होंगे कि जो घटनाएं इस बीच दुनिया में घटित हुई हैं, विशेष रूप से यूएसए में, वह घटनाएं इस बात को बताती हैं। आइए थोड़ा सा एक प्रसंग के साथ शुरुआत करते हैं। एक मज़ेदार प्रसंग है, यह तब का प्रसंग है जब अमेरिका अपनी आज़ादी प्राप्त करने के बाद अपने देश की शासन व्यवस्था को नियंत्रित, नियमित और एक सुचारू रूप से चलाने के लिए बात कर रहा था। आपस में बातें चल रही थी। उस समय वाशिंगटन साहब का मन था, जॉर्ज वाशिंगटन जो कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति हुए, उनका मन था कि सदन को द्विसदनीय रखना चाहिए। एक कांग्रेस जिसे भारत में संसद जिसे कहा जाता है, उसे अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है। और कांग्रेस के दो सदन आज के मौजूदा वक्त में बरकरार हैं, मौजूदा वक्त में एग्जिस्ट करते हैं। एक है प्रतिनिधि सभा जिसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है और दूसरी को सीनेट कहा जाता है। तो बहुत से लोगों का यह मानना था कि क्या ज़रूरत है दो सदनों की होने की, एक सदन से भी तो काम चलाया जा सकता है, लोकतंत्र को प्रभावी बनाया जा सकता है और लोगों की आकांक्षाओं को, इच्छाओं को कानून में तब्दील कर उन्हें लोगों में व्यवस्था बनाने के लिए प्रेषित, संप्रेषित और अधिनियमित किया जा सकता है। लेकिन जेफरसन जो कि एक बहुत ही प्रबल और बड़े साहसी और बहुत ही बहादुर और कहीं न कहीं एक बड़े कद के नेता हुआ करते थे, वह इस बात के विरोधी थे कि वाशिंगटन साहब ज़रूरत नहीं है कि हम दो सदन रखें, क्योंकि वाशिंगटन साहब दो सदन के पक्षधर थे और जेफरसन साहब एक सदनीय व्यवस्था के पैरोकार या पक्षकार थे। दोनों के बीच एक इस बात को लेकर के खींचातानी चल रही थी, इस बात को लेकर रस्साकशी चल रही थी। उसी बीच जॉर्ज वाशिंगटन ने जेफरसन से संवाद स्थापित करने के लिए अपने यहाँ चाय पर बुलाया और चाय पर बुलाने के बाद जब दोनों एक साथ इकट्ठा हुए, आपस में संवाद स्थापित करते, उसी बीच चाय आ जाती है और जेफरसन साहब अपनी चाय की प्याली को अपने प्लेट में पलट करके चाय पीने का जैसे ही प्रयास करते हैं, शुरू करते हैं, मुस्कुराते हुए वाशिंगटन साहब ने कहा कि अब तो जेफरसन तुम्हारे समझ में आ ही गया होगा कि आखिर दो सदन की क्या आवश्यकता है, क्यों ज़रूरत है अमेरिकी संविधान में और अमेरिकी लोकतंत्र में। जेफरसन साहब के समझ में बात नहीं आई। जेफरसन साहब ने पूछा कि आखिर इसमें, इस चाय पीने में कौन सा ऐसी बात, कौन सी टेक्नोलॉजी आपने डाल दी है जिसके आधार पर हम इस निष्कर्ष पर आप पहुंच गए कि अमेरिका में दो सदन होने चाहिए। तो उन्होंने कहा देखो, प्रतिनिधि सभा जो होती है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है, वह लोगों की डायरेक्ट द्वारा चुनी, उनके सीधे मत द्वारा चुने हुए लोगों की सभा होगी, जिसमें देश में होने वाली किसी भी घटना, किसी भी आकस्मिक समस्या को लेकर के चर्चा होगी और उस पर कानून बनाया जा सकता है। और यदि उस ज्वलंत मुद्दे पर कोई ऐसा कानून बना दिया गया जो कहीं न कहीं ज्वलंत मुद्दे के से बढ़कर के ज़्यादा खतरा हो जाए, तो उसको बैलेंस करने के लिए, उसको संभालने के लिए सीनेट होगी। जिस प्रकार से तुम्हारी प्याली में चाय थी वो गर्म थी, अगर तुम एक बार में पीने का प्रयास किए होते, तुम्हारी जीभ, तुम्हारा मुंह जल गया होता, लेकिन यदि तुमने उसे प्लेट पे पलट करके पिया तो चाय थोड़ा सा ठंडी हो गई और तुम्हारे लिए पेय हो गई, पीने योग्य या सिप करने योग्य हो गई। इस बात को जेफरसन समझ गए कि यदि कोई ज्वलंत मुद्दे पर कोई इस प्रकार का कानून हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सीधे जनता के दबाव में ले लेती है, क्योंकि उसमें जनता द्वारा सीधे चुने हुए नुमाइंदे आएंगे, तो उनकी जो जिम्मेदारी होगी, उनकी जो जवाबदेही होगी, वो जनता के प्रति सीधे होगी, डायरेक्ट होगी और उन्हें कहीं न कहीं जनता के जनभावना के दबाव में ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे जो तुरंत के लिए तो लाभदायक हो सकते हैं, लेकिन दीर्घकाल के लिए नुकसान हो सकते हैं। लेकिन हमारी जो सीनेट होगी
अमेरिकी कांग्रेस जो सीनेट सभा होगी वह उस पर बारीकी से विचार करेगी, उसके बारे में निर्णय बाद में लेगी कि आखिर इस कानून की क्या उपयोगिता है, क्या उपादेयता है, और उस मूल्यांकन के बाद उसको पारित करेगी। तो इस बात से जेफरसन एग्री होते हैं और दोनों की बीच सहमति बनती है। उसके बाद अमेरिकी कांग्रेस का गठन होता है, जिसमें मैंने पहले ही बताया 2 सदनों का एक परंपरा, एक संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। यह घटनाएं हमें बताती हैं कि यदि हम 2 विरोधी गुट के हैं, एक दूसरे के अपोज हैं, एक दूसरे के विरोध में हैं, तो जरूरी नहीं कि हम आपस में प्रतिद्वंदता पर उतारी हो। यहाँ पर जेफरसन ने जो बड़ा दिल दिखाया और जॉर्ज वाशिंगटन ने जो सूझबूझ दिखाई, उसी का परिणाम है कि आज अमेरिका इतने वर्षों के बाद, लगभग 240 वर्षों के बाद, एक ज्वलंत, एक मजबूत और एक सशक्त लोकतंत्र बना हुआ है। लेकिन 6 जनवरी 2021 की वह घटना, जिसने पूरे दुनिया में, सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, पूरी दुनिया ने एक ऐसे व्यक्ति को चुनने के परिणाम को प्रदर्शित कर दिया जो एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति है। तो लोकतंत्र में यदि ऐसे व्यक्ति सत्ता में आ जाते हैं जो स्वयंभू हों और अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए लोगों का इस्तेमाल करना जानते हों, तो ज़रूरी नहीं कि मानव बम अफगानिस्तान, ईरान, इराक और सीरिया में बनते हों, मानव बम अमेरिका में भी बनाए जा सकते हैं। जिस प्रकार 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी डोनाल्ड ट्रंप के भाषण से, उनके समर्थन में जाकर के उन्होंने सैकड़ों वर्षों की जो उनकी परंपराएं थी, जो उनके महान प्रतीक हुआ करते थे लोकतंत्र के, उनमें जाकर के जो हुड़दंगई मचाई, जो दंगे मचाए, जो मार काट की, उसने कहीं न कहीं इस बात को क्वेश्चन मार्क लगा ही दिया। ऐसा क्वेश्चन मार्क कि हमें मानव बम बनने से बचना होगा, हमें सारे बातों को समझ बूझ करके तब निर्णय की तरफ बढ़ना होगा, नहीं तो हम आपस में लड़ते रहेंगे। हम दुनिया में यदि गहनता से अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि दुनिया भर के मानव एक हैं, जैविक रूप से आज हम एक हैं, चाहे वो नेग्राइड प्रजाति हो, चाहे मंगोलाइड प्रजाति हो, चाहे रेड इंडियंस हो, या कोई भी प्रजातियां हैं जो उप प्रजातियां जिन्हें कहा जाता है या उपजाति कहा जा सकता है, वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन जैविक रूप से यह पूरी धरती के मानव एक हैं और एक जैसी सोच वाले भी हैं। उनकी सोच में भी फर्क नहीं है, अंतर आता है भाषा का, क्षेत्र का और भौगोलिक परिस्थितियों का। लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग इन 7 अरब 80 करोड़ लोगों को 200 से ज़्यादा देशों में बांट के रखे हुए हैं, और इसके अलावा जो मुख्य रूप से शासन प्रणालियां हैं उनको जस्टिफाई करने के लिए विभिन्न तरीके के हथकंडे अपनाते हैं और सत्ता में स्थापित करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का उदाहरण फिर मैं देना चाहूँगा। डोनाल्ड ट्रंप ये पूरे इतिहास को यदि देखा जाए, आप लोग ध्यान से परखने का प्रयास करें, तो इनका जो 4 से 5 साल का जो उभार रहा, इनका जो उदय रहा, ये पूरी धरती पर मानव के उभार, सत्ता प्रेम, सत्ता लोलुपता को प्रदर्शित करने का एक छोटा सा स्नैपशॉट हो सकता है, या फिर आप कह सकते हैं ब्रीफ हिस्ट्री हो सकती है। जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने आक्रामक तरीके से, बिल्कुल बिना किसी सोच समझ के अपने विरोधियों पर आरोप लगाए, हर हथकंडे का प्रयोग किया, साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग करते हुए सत्ता में आए। और यह एक प्रक्रिया होती है, किसी भी देश में आप चले जाइए, कोई भी व्यक्ति जो अति महत्वाकांक्षी होता है, जिसके लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, जिसके लिए सत्ता बड़ी होती है, जैसे कि आप उत्तर कोरिया में चले जाइए, वहाँ पर भी तो यही हुआ था। किम उन सिंह 1953 में जब सत्ता में आए थे और उसके बाद उन्होंने यही तरीके के हथकंडे अपनाए थे, लोगों को अपने से जोड़ने का प्रयास करना और उनके आँखों में अपने से जुड़े हुए, अपनी आँखों के माध्यम से इस प्रकार से सपने दिखाने का प्रयास करना कि मैं तुम्हारे लिए चमत्कारिक व्यक्ति हूँ, मैं तुम्हारी दुनिया बदल सकता हूँ। आज उसका परिणाम यह है कि उत्तर कोरिया पूरे विश्व में मानव विकास सूचकांक में और डेमोक्रेटिक सूचकांक में सब जगहों पर नीचे से पहले पायदान पर है। वहाँ की 2.5 करोड़ जनसंख्या जिस प्रकार का गरीब जेल का जीवन जी रही है, वहाँ एक सार्वजनिक जेल कही जा सकती है। वहाँ जब उनके शासक आते हैं जो कि वर्तमान में किम जुन उन हैं, वो आते हैं तो आपको हंसना पड़ता है। हंसी की बात यह है,
मजाक की बात है और दुख की भी बात है कि 2.5 करोड़ जनसंख्या इस प्रकार के आतंक में जीती है कि यदि शासक को आप भगवान का दर्जा नहीं देंगे, उनके सामने सर नहीं नवाएंगे, ड्यूटी जाने से पहले उनका आप प्रार्थना करिए, ड्यूटी से आने के बाद उनकी प्रार्थना करिए, जीवन में कोई भी प्रकार की घटना हो रही है आप उनका नाम लीजिए, तो कितने शर्म की बात है। और यदि बात हम चाइना की कर लें तो वह कहाँ पीछे है इस मामले में। जिस प्रकार से जॉर्ज वाशिंगटन ने एक बेहतरीन, एक स्वस्थ परंपरा का सूत्रपात किया। जॉर्ज वाशिंगटन ताकतवर थे, पावरफुल थे, सारी देश की शक्तियां उनके हाथों में थी, लेकिन अपना दूसरा कार्यकाल पूर्ण करने के बाद उन्होंने 1796 में खुद से सत्ता को त्याग दिया और कहा 2 कार्यकाल बहुत होता है देश की सेवा के लिए, दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए, दूसरे लोग भी सत्ता में आए और अपने आइडियोज को लेकर के, अपनी सोच को लेकर के और अपनी विचारधारा से जुड़ करके इस देश को आगे बढ़ाएं। तो जो स्वस्थ परंपरा दी उसका ही तो परिणाम है कि इतना बड़ा ऑटोक्रेटिक अराजकतावादी व्यक्ति, इतना बड़ा तानाशाही प्रवृत्ति से वाला व्यक्ति, इतना मतलब हर हिसाब से 2ym दर्जे का डोनाल्ड ट्रंप जैसा 4 साल से ज़्यादा अमेरिकियों को मूर्ख नहीं बना सका। और सारे हथकंडे अपनाने के बाद, सारा प्रोपेगेंडा अपनाने के बाद उसे सत्ता से हटना पड़ा। लेकिन जब हम चीन के संस्थापक माओ से तुंग की बात करें, जिन पर कि मैंने एक वीडियो भी बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल सकता है, वहाँ जाकर के आप चीन का ब्रीफ हिस्ट्री को देख सकते हैं, इसलिए ज़रा विस्तार में ना जाऊँगा। उसने जब अपनी अनीतियों की कुनीतियों की वजह से, लोगों को बुरी तरह से प्रताड़ित करने की वजह से 1962 में सत्ता छोड़नी पड़ती है, तो वह किस प्रकार से कल्चरल रिवॉल्यूशन के नाम पर लाखों लोगों की हत्या करवाता है। और वह तब तक उसका सिलसिला जारी रहता है जब तक कि उसे दोबारा सत्ता प्राप्त नहीं होती है। तो संस्थापकों से ही तो देश का विकास होता है। हमारे देश में महात्मा गांधी सत्ता में कभी नहीं रहे, उन्होंने सत्ता के लिए कभी लोलुपता नहीं दिखाई, उन्हें तो राजनीतिक संत कहा जाता है। लेकिन उन्हें जो परंपराएं इस देश में डाली, जो प्रकार का मजबूत स्तंभ, जो नींव इस देश को दी, वह कहीं न कहीं हमारे लिए एक आदर्श है और उसी के बल पे आज हमारी डेमोक्रेसी टिकी हुई है। तो ये बातें बताने के पीछे मेरा उद्देश्य है। जो हमारे ने 3-4 शासकों का, संस्थापकों के, राष्ट्र संस्थापकों का मैंने नाम बताया, चाहे जॉर्ज वाशिंगटन रहे हों, चाहे महात्मा गांधी रहे हों, चाहे फिर वह माओ से तुंग, माओ से जेदांग रहे हों या किम उल सुंग रहे हों, इन लोगों ने जिस प्रकार की शासन व्यवस्था अपने देशों में डाली, वह परंपरा आज भी कायम है। आज भी जिस प्रकार से चाइना में लोगों के साथ अत्याचार होता है, अभी तो मैं पढ़ रहा था कि वहाँ का जो ग्लोबल टाइम्स, जो सरकार का भोंपू पत्र अखबार है, उसने क्या कहा, उसने कहा कि अमेरिका अपने किए की सज़ा भुगत रहा है। बताइए इससे बड़ा हास्यास्पद बयान क्या हो सकता है कि 3 जून 1989 को आपने 10,000 से ज़्यादा बच्चों को, स्टूडेंट्स को थेनजियांग चौक पर बुलडोजर से और साथ ही साथ टैंकर चढ़ाकर मरवा दिया, और आज आप यह कह रहे हैं कि अमेरिका अपने किए की सज़ा भुगत रहा है। हाँ, अमेरिका ने जो गलतियां की इन 4-5 सालों में उसकी सज़ा उसे ज़रूर मिली, लेकिन अमेरिकी डेमोक्रेसी इतनी वाइब्रेंट है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, वहाँ की सत्ता फिर शांतिपूर्ण से स्थानांतरित करनी पड़ेगी डोनाल्ड ट्रंप को, और अमेरिका फिर उसी वैभव को प्राप्त करेगा। मेरा ये गुणगान करने के पीछे अमेरिका का यह उद्देश्य नहीं है कि मैं उसका अनावश्यक रूप से गुणगान कर रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र में मजबूती क्या होती है। यदि मोटी मोटा इस संसार की शासन व्यवस्था को देखा जाए तो 3 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं देश के 90% ज़्यादा क्षेत्रों में, भौगोलिक क्षेत्रों में और जातियों में प्रभावी हैं। जिसमें नंबर 1 पर देखा जाए तो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है, और दूसरा कम्युनिज्म, जिसमें 33% जनसंख्या जिसमें अपना जीवन यापन करती है, चाहे वह चाइना हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे फिर वह आपका फिडेल कास्ट्रो का देश हो, और इसके अलावा चाहे वह उत्तर कोरिया हो। और तीसरी जो शासन पद्धति है वह इस्लामिक शासन पद्धति है, जिसमें अरब के देश आते हैं, इंडोनेशिया जैसे देश आते हैं। लेकिन ये सारी शासन पद्धतियों का जो एक मूल है कि जनता को, धर्म को या फिर उनके अंदर राष्ट्रवाद को, जहाँ धर्म को 2ym दर्जे का माना जाता है या धर्म को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, वहाँ राष्ट्र को एक अफीम की तरह पिलाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कार्ल मार्क्स ने कहा कि धर्म एक अफीम है और इसका नशा आदमी में धीरे धीरे चढ़ता है और आदमी इसका एडिक्ट हो जाता है, और उसका जीवन भी तुम छीन लोगे तो भी वह धर्म नहीं छोड़ेगा। तो उसी प्रकार से हमारी सत्ताएं हैं, अपने राष्ट्रवाद के नाम पे विभिन्न प्रकार के हथकंडों के माध्यम से अपने समर्थकों के
एक बड़ी सी फौज खड़ी की जाती है और उस फौज को इस प्रकार से मदान्ध किया जाता है कि उसे आपके अंदर ही सारे गुण नज़र आते हैं, आपके अंदर ही सारी अच्छाइयाँ नज़र आती हैं और वह व्यक्ति फिर मानव ना होकर के मानव बम बन जाता है। और एक व्यक्ति है जो अपने लाभ के लिए इनका प्रयोग करता है, उसके लिए अपनी जान देना उसके लिए चुटकियों का खेल है। जैसा कि आप इस्लामिक चरमपंथ में देखते हैं, अपने शरीर में बम लगा करके लोग दग जाते हैं और उन्हें सपना दिखाया जाता है कि तुम्हें जन्नत नसीब होगी। और वहीं दूसरी तरफ से हम ये जो पढ़े लिखों का तबका है उनको भी लोग मूर्ख बना सकते हैं और बनाते भी हैं, चाहे वह वामपंथी नक्सलाइट्स हों या फिर माओवादी हों। जिस प्रकार से नेपाल में माओवाद का विस्तार हो रहा, ऐसे विचारधारा के लोग हैं। कुछ लोग अपने लाभ के लिए इस प्रकार का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। और एर्दोगान को कैसे भूला जा सकता है, तुर्की को उन्होंने इस प्रकार से बना के रखा हुआ है। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा जर्नलिस्ट, सबसे ज़्यादा पत्रकार तुर्की में जेलों में सड़ रहे हैं और वहाँ का राष्ट्रपति की आलोचना करना इस निंदा के बराबर माना जाता है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो भी कहता है, जैसा भी कहता है, कुछ भी कहता है वही सही है। तो वहाँ की जनता को इस प्रकार से जो भी व्यक्ति विद्रोही प्रवृत्ति का या फिर इन चीज़ों का विरोध करता है उसे जेल की काली कोठरियों में डाल दिया जाता है। मेरा कहने का दोस्तों मकसद यह है कि सारे संसार की, सारी धरती की जो मानवता है, जो मानव है, एक जैसे हैं, एक जैसी सोच रखते हैं, लेकिन उन्हें विभिन्न प्रकार से बांटा जाता है। कहीं धर्म के नाम पर, कहीं वामपंथ के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, कहीं उन्हें बांटा जाता है नस्ल के नाम पर। नस्लीय बंटवारे किए जाते हैं, रंग भेद के नाम पर बंटवारे किए जाते हैं और इस बंटवारों का लाभ उठाकर कुछ लोग अपनी सत्ताएं चलाते हैं और उनका यह प्रयास हो रहता है यह सत्ता हमारी अनवरत सतत निरंतर चलती रहे और इस प्रकार से लोग बटे रहें। तो हमें ये ऐसे मैकेनिज्म पर काम करना होगा जो कि हमारे शास्त्रों में बहुत पहले ही कहा जा चुका है, वसुधैव कुटुंबकम। यही संसार का सबसे बड़ा सत्य है, सबसे बड़ी सच्चाई यदि यही है, इसके अतिरिक्त मुझे और कोई सच्चाई नज़र नहीं आती है कि वसुधैव कुटुंबकम। हम मानवों को, हम लोगों को विभिन्न रूपों से, विभिन्न तरीक़ों से आपस में जुड़ना होगा, मिलना जुलना होगा, एक दूसरे के साथ मेल जोल बढ़ाना होगा और इसी स्तर पर ले जाना होगा कि जिस प्रकार से पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी ने 1990 में बर्लिन की दीवार को ढहा दिया, उसी प्रकार से यदि हम लगातार ईमानदारी से इस काम को करते रहे तो ज़्यादा तो नहीं, कम से कम 100 साल या इससे कम तो समय मुझे नहीं लगता है लग जाएंगे कि धरती को हम एकजुट करें, या पूरी धरती सबकी है और सब इस धरती की हैं। ऐसी सोच हमें अपने मन में लानी होगी और ऐसे अराजक शासकों को और ऐसे सत्ता सुख लोभियों को हमें बाहर करना होगा। इसके लिए मेरी ये बातें आपको छोटी लग रही हुई क्योंकि यह मंच बहुत छोटा है, मैं व्यक्ति बहुत छोटा हूँ, लेकिन हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए और एक दिन यदि सही हुआ और हम प्रॉपर वे में चलते रहे तो ये सपना साकार होगा। आप जहाँ चाहे वहाँ जा सकेंगे, ना तो वीज़ा की समस्या होगी, ना तो पासपोर्ट की समस्या होगी, पूरी दुनिया एक होगी। अभी तो ये सपने सरीखा लग रहा है। जिस प्रकार से आज से 200-100 साल बाद वर्तमान की जो दुनिया की में हम जी रहे हैं उसे लोगों को फैंटासी नज़र आता था, लोगों को एक प्रकार का फ्रिक्शन नज़र आता था। तो इस फ्रिक्शन को हम यथार्थ में बदल सकते हैं। हम एकजुट हों और लोगों को योग्यता के आधार पर चुनें, ना कि निजी पूर्वाग्रहों या फिर उनके द्वारा फैलाए गए प्रोपेगेंडा के आधार पर। तो ज़रूरी है कि हम सजग हों, सहज हों, बुद्धिमान हों, हर चीज़ों के मतलब को समझने का प्रयास करें। राजनीति कहाँ खेली जा रही है और उसी साथ साथ सच्चाई कहाँ पर है, उनसे जुड़े रहें, क्योंकि सच्चाई से जुड़ा रहना सबसे कठिन और सबसे मेहनत का काम है। और सच्चाई क्या है इसे परखना उससे भी बड़ा श्रम साध्य कार्य है। तो जुड़े रहिए और साथ ही साथ मेरी बातों यदि आपको अच्छी लगती हैं, मेरे वीडियोज़, मेरे प्रयास आपको पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, सभी तक पहुंचाने का प्रयास करिए। एक सकारात्मक सोच, एक सकारात्मक विचार जन जन के मन में, सबके मस्तिष्क में, सबके विचारों में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, प्रसन्न रहें और साथ ही साथ अपने अपनों का ख्याल रखें। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका दोस्त रसल रघुवंशी विदा लेता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि जल्द फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।